जो है देख रहे होंगे कि बीपीएससी जो है कि आपको लगभग सभी परीक्षा जो लंबित परीक्षा हैं उसके रिजल्ट को जारी करने वाली है। चाहे आपका वो बीपीएससी ऑडिटर हो, चाहे आपका बीपीएससी डबल एओ हो, चाहे आपका बीपीएससी के संदर्भ में सीडीपीओ के दौरान सीडीपीओ के लिए ली गई परीक्षा हो, या फिर बीपीएससी 67 का रिजल्ट हो, सभी का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। तो अब साक्षात्कार की प्रक्रिया चलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साक्षात्कार जो है 1 दिन का चलेगा। साक्षात्कार जो है उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे पार्ट को आपको तैयार करना है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है आपका व्यक्तित्व। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अभी से ही काम कीजिए। अभी से काम नहीं कीजिएगा तो समस्या बड़ी होने वाली है। आपने देखा कि यूपीएससी में भी बिहार के लोग टॉप 2 पोजीशन पे आ गए, ठीक है, और वो भी बिहार की बेटियां। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने सफलता पाया उन्होंने अभ्यास किया। अभ्यास केसरी लिखने का अभ्यास, आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया कहीं ना कहीं से। तो बीपीएससी में आपको अभी से ही जो है कि काम करना होगा, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं इंटरव्यू। और इंटरव्यू काफ़ी निर्णायक रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें आपको नंबर 90 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। तो ये गैप जो 40 नंबर का है उसको आपको पाटना है। इसमें आप लीड लेकर बिहार में एसडीएम भी बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, अच्छे पदाधिकारी के रूप में तैनात हो सकते हैं। और यूपीएससी का 2-3 पोस्ट अगर छोड़ दिया जाए तो आपको बिहार लोक सेवा आयोग में एसडीएम डीएसपी भी अच्छी सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो आप प्रयास कर सकते हैं कि इंटरव्यू में हम कैसे बेहतर अंक पाएं, कैसे विवादित क्वेश्चन का सही उत्तर दें। कल ही एक क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया है कि उसमें देखिए जो बीपीएससी है, बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें जो है क्वेश्चन जो जिस ढंग से है उसमें राजनीतिक आयाम पे भी, पॉलिटिकल इशू पे भी क्वेश्चन रहता है। पिछले बार भी बुलडोजर बाबा किन्हें कहा जाता है। अब वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछ दिया गया, लोग गलती किए, नंबर कम आ गए। तो वहाँ पर ऐसा अगर क्वेश्चन बोर्ड पूछे, पॉलिटिकल क्वेश्चन करे, तो आपको जवाब सीधे देना है। अगर कौन किन्हें कहा जाता है, डायरेक्ट आप बोल दिए बुलडोजर बाबा जो है योगी जी को कहा जाता है, ये गलत चीज। आप बोल सकते हैं तथाकथित तौर पर उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। कुछ वर्ड ऐसे आपको मानक यूज करने होंगे जो आपको एक प्रशासनिक गुण को दर्शाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन करे कि आपको क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश जी को देखना चाहते हैं, तो आपको बोलना होगा यस। लेकिन आप नालंदा के लोग हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं इसलिए उनको हम देखना चाहते हैं। क्या ये आधार हो सकता है? क्या ये आधार हो सकता है कि वो नालंदा के हैं इसलिए प्रधानमंत्री होने चाहिए? कल भी कुछ लोग बोल रहे थे, बिल्कुल गलत आधार। क्या वो बिहार के हैं इसलिए उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए? बिल्कुल गलत आधार है। बिहार के हैं इसलिए नहीं। सबसे बड़ा आधार क्या हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में आप नीतीश जी को देखना चाहते हैं? उसके लिए सबसे बड़ा आधार है कि नीतीश कुमार जी की छवि जो है वो सुशासन की छवि है, गुड गवर्नेंस की छवि है। और गुड गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या, मैं बार बार बोलता हूँ, चीजों के अच्छे से काम करना। सुशासन एक व्यापक परिकल्पना है। एक प्रशासक के लिए सुशासन का मतलब होता है क्या? मैं पहले भी समझाया हूँ, स्मार्ट, स्ट्रिक्ट वार रखना। एक प्रशासक के लिए यस से हो गया सिंपल, मतलब प्रशासन कैसा हो? सरल। मोरल मतलब प्रशासन कैसा हो? नैतिक हो। अकाउंटेबल मतलब प्रशासन कैसा हो? उत्तरदायी हो। रिस्पॉन्सिबल मतलब प्रशासन कैसा हो? संवेदनशील हो। मतलब लोग भूखे हैं तो भूखे मर नहीं जाए, ठीक है, उनके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, चिकित्सा का उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, शिक्षा का व्यवस्था को उन्नत किया जाए। इस दिशा में हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन काम करे।
तभी आप उसको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। आप वीडियो हैं किसी क्षेत्र के और वहाँ पर मनरेगा में घोटाला हो रहा है, आप उसका पर्यवेक्षण सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ये बेहतर प्रशासन होगा नहीं। तो प्रशासन के लिए क्या जरूरी है? प्रशासन के लिए स्मार्ट होना प्रशासन को, जिसमें यस से हो गया सिंपल सरल, यम से नैतिक। सरल किस लिए? क्योंकि हर एक जनता प्रशासन के आयाम को जान सके, उसके लाभों को अर्जित कर सके। और मोरल मतलब प्रशासन नैतिक हो, करप्ट नहीं हो। प्रशासन का मूल्य कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब प्रशासन उत्तरदायी होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल संवेदनशील होना चाहिए, और प्रशासन को पारदर्शी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है। अगर पारदर्शिता नहीं रहेगा तो करप्शन स्वतः करप्शन की प्रवृत्ति क्या होगी? उत्पन्न होगी। इसीलिए आपको व्यापक दायरे में चीजों को समझना है। फिर हम आते हैं हम लोग बात कर रहे थे नीतीश जी के सुशासन, ठीक है। तो आपको आधार क्या बताया? नालंदा नहीं होगा, पीएम नहीं होगा, इनका आधार क्या होगा? सुशासन। लेकिन नीतीश जी का सुशासन अलग है, क्योंकि वो क्या है? सीएम। और सीएम है तो एक सीएम के लिए क्या होता है? सीएम के लिए जनता, सभी के लिए सभी जनता के लिए कल्याण महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो सीएम के लिए क्या है गुड गवर्नेंस का मतलब? गुड गवर्नेंस का सीएम के लिए मतलब है कानून और व्यवस्था को उन्नत करना। कानून और व्यवस्था का राज्य में पालन होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी समुदाय का लोग हो, सभी के साथ इंसाफ। और इसके नजरिए से अगर देखें तो नीतीश कुमार जी ने पिछले 18 साल में बिहार में कानून व्यवस्था के लिए उन्नत काम किए हैं और बेहतर काम किए हैं। तो पहला कारण क्या होगा? कानून व्यवस्था। प्रशासन में आइडियोलॉजी जो है ना, थोड़ी उन्नत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप प्रशासन जाइएगा, प्रबंधन कीजिएगा, मैनेजमेंट कीजिएगा, सरकार की पॉलिसियों को बनाइएगा। तो कानून व्यवस्था क्या है नीतीश जी के लिए? बेहतर है। बेहतर कानून व्यवस्था का एक मानक बिहार में स्थापित करने में नीतीश जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? कि दूसरा रीजन है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर आप देखिएगा, चाहे वो सेवाओं में 35% आरक्षण, पंचायती राज्य में 50% आरक्षण, हर एक पॉइंट के पीछे तर्क आपके यहाँ होना चाहिए। क्या तर्क है? 35% सरकारी सेवाओं में, 33%, फिर आपको 50% पंचायती राज में, प्राइमरी एजुकेशन में 50% आरक्षण। ये सब क्या साबित करता है? उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी तरीके से काम किया। एक पॉइंट ये हो गया, चीजों को समझिए। फिर नीतीश कुमार जी को सामाजिक रिफॉर्मर कहा जाता है, समाज सुधारक। इस क्षेत्र में बिहार में शराबबंदी को लागू करना छोटा मोटा निर्णय नहीं है, चाहे जितना भी सरकार की आप आलोचना करें, लेकिन शराबबंदी एक राज्य के लिए छोटी निर्णय में से एक नहीं। राजकोषीय नुकसान को सहते हुए बिहार में जो है कि आपको यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य स्तर कैसे उच्च हो, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया है वो काफी बेहतरीन है। शराबबंदी को लागू करना, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास, और फिर क्या है? दहेज प्रथा प्रतिबंधित करने के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चीजों को देखिए। और फिर क्या है? डेवलपमेंट वर्क अगर देखा जाए तो नीतीश जी ने सड़क हो, बिजली हो, इसके क्षेत्र में क्या किए हैं? काफी अच्छे काम किए हैं। उन्नत सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था। तो आपके पास जो तर्क है, अगर वो तर्क सॉलिड है तो फिर आपको क्या है? बेहतर अंक मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इंटरव्यू में बेहतर रील पे नहीं जाइए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, चीजों पे काम कीजिए ना।
इंटरव्यू में 3 बार इंटरव्यू टॉपर देने का काम रैंकर्स व्यू ने किया है। तो कोई ना कोई तो उपयोगिता हमारे संस्थान की है। हम काम में विश्वास करते हैं, वर्क में विश्वास करते हैं। इंडिविजुअल अगर आपका मेहनत होगा तो आप भी इंटरव्यू टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो काम कीजिए चीजों। फिर ये तो हो गया नीतीश जी को प्रधानमंत्री देखने का आपको आधार, वास्तविक आधार ये हो गया। अब फिर पूछ लिया जाए कि क्या आप मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। ये आधार तो नीतीश जी का है कि आप देखना चाहते हैं, लेकिन तय कैसे होगी? जनता के मतदान के द्वारा जो राजनीतिक पार्टियां जीतेगी उनमें से चयन होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो तो चुनावी प्रोटोकॉल है, वो तो बताना ही है। अब लेकिन पूछा जाए कि क्या नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? तो क्या वो बात से तो है ही है, तीसरी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक प्रशासक के नजर में सभी राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण हैं और किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। हम सभी के लिए तटस्थ हैं। मोदी जी भी प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं, होने चाहिए, लेकिन आधार अलग। देखिए, कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट में वर्तमान जो केंद्रीय गवर्नमेंट है उसमें हमारा विदेशी नीति काफी स्ट्रॉन्ग है। कैसे? इसके लिए तो तर्क देने पड़ेंगे ना। सॉलिड तर्क आप क्या दीजिएगा? रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, आपको पता होना चाहिए उस समय भारतीय शरणार्थी को लाने में भारत की डिप्लोमेसी काफी स्ट्रॉन्ग थी। रूस की सेना यूक्रेन के लोगों पर, यूक्रेन के सैनिकों पर आक्रमण कर रही थी, लेकिन जैसे ही भारत का तिरंगा लहराता था उस पे गोली उस बस पे नहीं चलता। ये क्या दिखा रहा है? भारत की डिप्लोमेसी। दूसरी बात, यूक्रेन को आर्थिक, रशिया को आर्थिक रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास अमेरिका ने किया, यूरोपीय यूनियन के देशों ने किया, लेकिन भारत उस समय भी रशिया से तेल का आयात कर रहा था। ये हमारी डिप्लोमेसी, ये कूटनीतिक जीत थी। इसको जो है कि आपको प्रदर्शित करता है। अमेरिका के साथ आज मेरे अच्छे संबंध हैं, रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकतवर महसूस कराता है कि उनको प्रधानमंत्री का एक प्रबल दावेदार पुनः हो सकते हैं और देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला हो। काफी स्ट्रॉन्ग। कश्मीर समस्या का क्या सॉल्यूशन संभव था? 370 को हटाए बिना क्या वहां अलगाववादी तत्वों को कुचलना संभव था? नहीं। और ऐसे में जो स्ट्रॉन्ग जो नीति रही है मोदी गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं कश्मीर समस्या को सुलझाने में कारगर साबित है। तो इस पॉइंट को आपको बोलना होगा। देश के अंदर भी नक्सलवाद की जड़ों को कमजोर करने में मोदी गवर्नमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वर्तमान केंद्र सरकार में। और डेवलपमेंट वर्क भी बताएंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को 5 लाख के बीमा कवरेज से जो है कि जोड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन, इसके अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, बहुत सारे कल्याणकारी योजना हैं जो मोदी गवर्नमेंट को यह प्रदर्शित करती है कि उन्होंने देश के स्तर पे बहुत सारे कल्याणकारी योजना किए हैं, जिससे देश में समावेशी विकास की परिकल्पना धरातल पर अवतरित हुई है। हम तो प्रशासक हमको बनना है भाई, हमें मोदी जी से, नीतीश जी से क्या समस्या है? राहुल गांधी से भी कोई समस्या नहीं है।
ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन पीएम होगा कौन नहीं। तो किसी तरह से आपको भेदभाव नहीं करना। बिहार के हैं इसलिए संभावना है बीपीएससी का इंटरव्यू है, इसलिए नीतीश जी के बारे में पूछ सकता है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं। तो सारे चीजों पे काम कीजिए तो आपको बेहतर अंक जरूर मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को जुड़ना है रैंकर्स व्यू के टीम के साथ, सारा चीज पे व्यक्तित्व हो, आपका डिस्ट्रिक्ट हो, कैसे काम करना है, किन किन तत्वों को देखना है, राज्य हो, अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के करंट के मुद्दे हों, वैकल्पिक विषय में आपको क्या क्या देखते जाना है, और फिर आपके आइडियल पर्सन और हॉबी आपको कैसी रखनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे आयाम की चर्चा। पटना में सबसे पहले संस्थान जो कि इंटरव्यू के लिए संपूर्ण तैयारी करवाती है, और आपको हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना सफलता संभव नहीं है दोस्तों। बीपीएससी में परिवर्तन हो गया है, बहुत व्यापक परिवर्तन है। जब लिखिएगा तभी सिलेक्शन आप लोग पाइएगा। 1500 क्वेश्चन, 5 फुल क्वेश्चन 3 घंटा में लिखना काफी चुनौतीपूर्ण है। तो बाकी चीजों पे चर्चा होती रहेगी, लगातार हम लोग मिलते रहेंगे, बातें होती रहेगी, क्लास आएगी, क्लास में चर्चा होती रहेगी, और इंटरव्यू में प्रयास करना है कि 80+ अंक लाएं और सफलता का परचम लहराएं। एक बात और कहना है, इमोशनल तौर पे मैं जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों से ज़्यादा जुड़ा हूँ। वो स्वाभाविक गुण है कि जहाँ आपकी पृष्ठभूमि है उन क्षेत्रों से आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो हिंदी मीडियम के छात्र जो लोग इंटरव्यू के कारण पिछड़ जाते हैं, उनको पिछड़ने नहीं देने का संकल्प रैंकर्स व्यू ने लिया है, और इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों मीडियम के बच्चे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी मीडियम के हों, अच्छे ढंग से आप इंटरव्यू पे काम कीजिएगा तो बेहतर अंक मिलेगा। एक बात और, इंटरव्यू में निबंध में, मेंस में जो आपको क्षेत्रीय जो लोकयुक्ति पूछी गई है, उसका कारण क्या है कि बिहार की संस्कृति को जानना। इसीलिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बाइलिंगुअल उत्तर देने का प्रयास करें। अगर एक अंग्रेजी में प्रश्न पूछा जाए तो इंग्लिश में उत्तर दें, हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में देने का प्रयास करें, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।